अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप यू विल बी डूइंग फाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 17 तक जो कि डील करता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स से। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कौन से एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो लीगल हो, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सेक्शन 10 को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get latest videos regarding law। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेक्शन 10 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10 बात करता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कौन से एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सेक्शन 10 says all agreements Section 10 says all agreements are contracts if they are made by the free consent of parties। यानी पार्टीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी जो कंसेंट है अगर वो फ्री है, अगर उसमें कोई भी कोएर्जन नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी विदाउट एनी फोर्स, बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के अगर पार्टीज फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुई हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद सेकेंडली कहता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टीज हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट। देयर शुड बी द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हु वांट टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉम्पिटेंसी क्या है? कॉम्पिटेंसी ये है कि जो पार्टी है वो साउंड माइंड होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। ये है कॉम्पिटेंसी के बारे में। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, यानी जो कंसिडरेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो भी लॉफुल होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन लॉफुल है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो वो एग्रीमेंट है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। मसलन अब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम जो है वो फलां बंदे को कत्ल कर दो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये तो अनलॉफुल हो गया। तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद लास्टली ये कहता है कि एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत जो है वो एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो जो सारे एग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 11 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 11 इज अबाउट हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी सेक्शन 11 जो है वो बात करता है पार्टीज की कॉम्पिटेंसी के हवाले से कि कौन कौन से पर्सन्स या पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन और पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्कस करते हैं। सेक्शन 11 सेज एवरी पर्सन, यानी हर बंदा, एवरी पर्सन is competent to contract who is of the age of majority, यानी हर वो बंदा, हर वो पर्सन जो एज ऑफ मेजॉरिटी जिसकी है, ठीक है, यानी ही इज अ मेजर, वो माइनर नहीं है, ही इज अबोव 18 नॉट बिलो 18, तो वो पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी जिस लॉ के तहत वो रहता है या जिस लॉ का वो सिटीजन है, उस लॉ के तहत ही शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। उसके बाद एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, और वो जो है वो साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट,
और वो जो पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के तहत जिसका वो सब्जेक्ट है, यानी उस लॉ के तहत वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड by the law to which he is subject, that person shall not be a competent to enter into a contract. अब जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो किस सूरत में हो सकती हैं? डिस्क्वालिफिकेशंस माइनॉरिटी की सूरत में हो सकती है, इंसैनिटी की सूरत में हो सकती है, या अगर कोई पर्सनल लॉ के तहत अगर कोई जो बंदा डिस्क्वालिफाइड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये जो सेक्शन 11 है ये बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन्स टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 सेज व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए साउंड माइंड का पर्पस क्या है, तो डिस्कस करते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, यानी जब भी कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसे समझने के लिए कैपेबल होना चाहिए। अगर वो उसे समझने के लिए कैपेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर समझने के लिए कैपेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये जो साउंड माइंड है ये कॉन्ट्रैक्ट की पर्पस के लिए वैलिड या सुटेबल नहीं समझा जाएगा। उसके बाद कहता है एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और यानी वो एक रेशनल जजमेंट फॉर्म करने के लिए भी कैपेबल हो, ठीक है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटरेस्ट हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके रिजल्ट्स जो हैं उसे समझने के लिए वो कैपेबल हो, तो उस बंदे को हम कहेंगे साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके बाद आगे कहता है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कोई एक ऐसा बंदा है जो ज्यादातर यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है, साउंड माइंड नहीं रहता, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, पर कभी कभार वो जो है वो साउंड माइंड हो जाता है। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, वो बंदा जब साउंड माइंड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद आगे बोल रहा है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, यानी एक बंदा है जो ज्यादातर यूजुअली साउंड माइंड रहता है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, पर कभी कभार वो जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो बंदा जब अनसाउंड माइंड होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इसकी इलिस्ट्रेशन हैं, इलिस्ट्रेशन को समझते हैं तो ये सेक्शन हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। So, friends, illustration A says a patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals, यानी एक पेशेंट है lunatic asylum में, ठीक है, तो उसे क्या होते हैं वो इंटरवल्स यानी कि इंटरवल्स आते हैं, और इंटरवल्स के दौरान कभी कभार वो साउंड माइंड होता है और कभी कभार जो है वो अनसाउंड माइंड होता है, तो उन इंटरवल्स के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये इलस्ट्रेशन ए कह रहा है। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं अ सैन मैन हु इज delirious from fever or who is so drunk so that he cannot understand the terms of a contract or form a rational judgment as to its effects on his interests cannot contract whilst such delirium or drunkenness lasts, यानी एक sane man, एक होश हवास में एक साउंड माइंड बंदा, ठीक है, फीवर की वजह से या ड्रिंकिंग की वजह से किसी ऐसी कंडीशन में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके टर्म्स समझ नहीं सकता, या कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो इंटरेस्ट है उसके इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उनके लिए एक रेशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट कैपेबल फॉर फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट और इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस ड्रंकनेस या डिलीरियम के दौरान वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो ड्रंकनेस या डिलीरियम लास्ट नहीं कर जाती, यानी कि ख़त्म नहीं हो जाती। तो उसके बाद दोस्तों आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट फ्रेंड्स देयर इज सेक्शन 13। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट कंसेंट, यानी कंसेंट क्या होती है। ये कंसेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में इज वन ऑफ एसेंशियल एंड नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 13 सेज टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट
when they agree upon the same thing in the same sense. यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स अगर वो किसी एक चीज पर किसी एक ही सेंस में एग्री होते हैं, इत्तेफाक करते हैं, तो उन्हें कंसेंट कहा जाता है। उसके बाद सेक्शन 14 में है फ्री कंसेंट। Section 14 says consent is said to be free when it is not caused by coercion as defined in Section 15, or undue influence as defined in Section 16, or fraud as defined in Section 17। यानी कंसेंट को हम फ्री तब समझेंगे जब उसमें कोएरिजन नहीं हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो, या फ्रॉड नहीं हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। ये आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 15, 16 एंड 17। सो फ्रेंड्स, आफ्टर दैट सेक्शन 15 डिस्कस करते हैं जो डील करता है कोएर्जन से। कोएर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पेनल कोड। यानी कोएर्जन जो है वो एक्चुअल में एक थ्रेट होती है, या थ्रेट होती है कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि फॉरबिडन हो, विच इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि पीपीसी में फॉरबिडन हो, आर द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। यानी यहाँ के थ्रेट करना कि भाई हम तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है उसको डिटेन कर देंगे अनलॉफुली, unlawful detaining to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। यानी किसी पर्सन को धमकी देना कि भाई हम जो है वो तुम्हारे खिलाफ ये एक्ट करेंगे, या तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है उसे हम अनलॉफुली डिटेन कर लेंगे, लिहाजा तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हमारे साथ इंटर हो जाओ, हमारे साथ ये एग्रीमेंट कर लो। उसे धमकी देकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट में लाना, ये है कोएर्जन। आगे इसकी इलस्ट्रेशंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये सेक्शन 15 जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन 15 का इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the penal code। यानी A जो है वो ऑन बोर्ड है एक इंग्लिश शिप में जो कि हाई सीज में है, वो B को काज करता है किसी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, मतलब कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धमकी देकर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बराबर है, यानी कि धमकी देता है, उसे डराता है। ठीक है, तो आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या होता है, ए आफ्टरवर्ड्स स्यूज बी। ए जो है वो बी को स्यू कर देता है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट चिटागोंग। वो बी को चिटागोंग में स्यू कर देता है कि भाई तुमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। उसके बाद ए हैज एम्प्लॉयड कोएर्जन। ए ने जो है वो यहाँ पे कोएर्जन का इस्तेमाल किया है, जबरदस्ती जो है वो बी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड। यानी यहाँ पे ए का जो एक्ट है वो लॉ ऑफ इंग्लैंड के तहत जो है वो एक ऑफेंस नहीं है। एंड ऑल्दो सेक्शन 506 ऑफ द पीनल कोड वाज नॉट इन फोर्स एट द टाइम व्हेन और प्लेस वेयर द एक्ट वाज डन। और यानी सेक्शन 506 जो है पीनल कोड का, वो भी उस जगह और उस वक्त फोर्स में नहीं था जहां पे ये एक्ट किया गया। तो ये इलस्ट्रेशन था सेक्शन 15 का। उसके बाद सेक्शन 16 को हम डिस्कस करते हैं जो डील करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से। A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत तब होता है जब जो पार्टीज के बीच में जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि एक पार्टी जो है वो किसी ऐसी पोजीशन में होती है जो दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में होती है, और वो उस जो पोजीशन है, जो डोमिनेंसी जो है, उसे उस बंदे का जो अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए इस्तेमाल करती है। उसके बाद सबसेक्शन 2 डिस्कस करते हैं और इलस्ट्रेशन भी है, वो डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दिस सेक्शन विल बी वेरी थॉरोली डीपली क्लियर।
Subsection 2 says, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is said to be in a position to dominate the will of another, where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other. क्लॉज ए कहता है कि जब कोई बंदा किसी दूसरे के ऊपर यानी रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होल्ड करता हो, उसके पास जो है वो अथॉरिटी हो और दूसरा बंदा जो है वो उसके अंडर में हो, या उनके दरमियान फिड्यूशरी रिलेशन हो, तो वहां पे जो है वो जो बंदा जिसके पास अपेरेंट या रियल अथॉरिटी होती है, वहां पे ये खदशा होता है कि वो उसकी जो विल है उसे डोमिनेट करे। उसके बाद क्लास बी डिस्कस कर, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily stress। यानी जब वो किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो टेम्परली या परमानेंटली एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी मेंटल या जिस्मानी बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से जो है वो असरअंदाज है, तो उसकी वजह से भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है। Subsection 3, where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of other। यानी जहां पे कोई बंदा ऐसी पोजीशन में है जो किसी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्रांजैक्शन में ये अपेयर होता है, यानी ऑन द फेस ऑफ इट या ऑन रिकॉर्ड ये अपेयर होता है कि जो एविडेंस एड्यूस किए गए वो अनकॉन्शियसनेबल नहीं है, तो उस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है वो उस पर्सन के ऊपर लाए करेगा जो कि ऐसी पोजीशन में था जिसने किसी दूसरे बंदे की विल को डोमिनेट किया। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाई अपॉन दैट पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। सो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इस इलस्ट्रेशन की मदद से आपको ये सेक्शन और भी क्लियर हो जाएगा। अ मैन इनफीबल्ड बाय डिजीज और एज इज इंड्यूस्ड by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services, B employs undue influence। यानी A जो है वो डिजीज की वजह से या एज की वजह से, यानी B उसे इंड्यूस करता है, मेडिकल अटेंडेंट की हैसियत में उसे इंड्यूस करता है कि तुम भाई मुझे जो है वो एक अनरीजनेबल अमाउंट पे करो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे बी जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है। तो सिंपली आप लोग ये समझ सकते हैं कि यानी कि एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे की विल को डोमिनेट करे, यानी उसके ऊपर अनफेयर एडवांटेज ले, तो जब विल किसी की डोमिनेट होती है तो वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो काज होता है। तो यहाँ किसी फिड्यूशियरी रिलेशन की हैसियत में अगर किसी की विल डोमिनेट करें तो यहाँ पे भी जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद सेक्शन 17 की तरफ चलते हैं। Section 17 is about fraud. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract। Number 1, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। 2, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of fact। 3, a promise made without any intention of performing it। Any other act fitted to deceive। Number 5, any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent। अब सेक्शन 17 ये कहता है कि भाई फ्रॉड कब हो सकता है। फ्रॉड यानी कि अगर किसी चीज़ की जो है वो किसी फैक्ट की एक्टिव कंसीलमेंट की गई है,
किसी चीज़ को कंसील, किसी फैक्ट को कंसील किया गया है उसकी नॉलेज होते हुए, या उस फैक्ट की जो है उसकी नॉलेज या बिलीफ होते हुए भी उसे एक्टिवली कंसील किया गया है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्रॉड है, या ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के तहत हुआ है। या कोई ऐसा प्रॉमिस जिसमें परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन ही ना हो, तो उससे भी हम फ्रॉड समझेंगे। या कोई दूसरा ऐसा एक्ट जो कि फिटेड टू डिसीव हो, यानी कि डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए जो है वो किया गया हो, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसे लॉ स्पेशली जो है वो फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करता हो, वो किया गया हो, तो उस केस में हम समझेंगे कि ये जो है वो फ्रॉड किया गया है।